ऑफ ट्रांसमिशन आप लोगों ने कल भी पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन एंड एयरबोर्न ट्रांसमिशन, वेक्टर बोर्न ट्रांसमिशन एंड व्हीकल बोर्न ट्रांसमिशन। आप लोगों को सब पता है कि डायरेक्ट ट्रांसमिशन में क्या होता है, सही है। आगे जाओ, द चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने एक चीज़ें पढ़ी, आगे जाओ प्लीज़। चेन ऑफ इन्फेक्शन में हमने पढ़े सोर्स, सही है। मैंने आप लोगों को कहा था कि कभी कभी ये होता है कि सोर्स और रिजर्वायर दोनों सेम होते हैं। मैंने टिटनेस की मिसाल दी, क्योंकि वो ज़मीन में रहते हैं, वो सोर्स ही है, और इसी ज़मीन में मल्टीप्लाई भी होते हैं, वो ह्यूमन में नहीं रहते हैं। लेकिन जब कट लग जाए कोई एक्सीडेंटल की वजह से, वो आके फिर क्या होगा, वो क्या है, वो पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट है सॉइल, और यहाँ पर जब एंट्री हो जाए, ये क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री, सही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है भाई इसमें, एक्सीडेंट में मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एक्सीडेंट ही है ना, सही है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन यही है, सही है। फिर हमारे पास देखो जर्म्स हो गए, क्या बोलते हैं दूसरा, रिजर्वायर। रिजर्वायर समझ आए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिजर्वायर, 3 टाइप बेसिकली, एनिमल्स, ह्यूमंस एंड नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग में रिजर्वायर आपका मोटरसाइकिल भी वो रिजर्वायर हो सकता है, वहाँ पर भी आपकी जरासीम रह सकते हैं, सही आपके सबके। और इसका पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट का मतलब जहाँ से जरासीम निकल के एंटर हो जाए, तो हमारे पास वो स्किन ब्रेक डाउन भी पोर्टल ऑफ एंट्री हो सकता है, और इसके अलावा ओरल भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप्स है। इसलिए कहते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आपका क्या है, स्किन है, सही है। स्किन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, इसलिए हम स्किन की कवरिंग इसलिए करते हैं। पोर्टल ऑफ एंट्री हो गए, पोर्टल ऑफ एंट्री के बाद फिर क्या होगा, ससेप्टेबल कब होगा, जब जरासीम एंट्री करेंगे तो द पर्सन और द पेशेंट इज ससेप्टेबल फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सच टाइप ऑफ व्हाट जर्म्स। वो जरासीम मल्टीप्लाई हो सकते हैं, आपको डिजीज कॉज कर सकते हैं। हाँ, वो डिजीज कॉज करने को हम फिर क्या कहते हैं, पैथोजेनिसिटी कहते हैं। व्हाट आर पैथोजेनिसिटी, द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज अ डिजीज, सही है। पैथोजन में हमारे पास वायरस भी हो सकते हैं, बैक्टीरिया, सब हो सकते हैं, पैथोजन में आ जाते हैं, सही है। और व्हाट वायरुलेंट, डिग्री पैथोजेनिसिटी, किस स्ट्रेंथ के कर देते हैं। मैंने आप लोगों को फोलियो की मिसाल दी, सही है। और आगे जाओ प्लीज। हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, हम थोड़ा बहुत आज मैं दोबारा वो करता हूँ, हेल्थ क्राइटेरिया, सॉरी हेल्थ क्राइटेरिया नहीं, क्या था वो, आइसबर्ग फिनोमिना। आइसबर्ग फिनोमिना का थोड़ा प्लीज प्रीवियस जाओ। आइसबर्ग फिनोमिना, यस प्लीज। आइसबर्ग फिनोमिना हम क्यों पढ़ते हैं प्लीज, दिस इज द लाइन ऑफ डिमार्केशन जो अलग करते हैं आपको किससे, ये आई से जो आप लोगों को नजर आ रहा है, और नीचे क्या है वो नजर नहीं आ रहा है, सही है। लाइन ऑफ डिमार्केशन हम किसे कहते हैं, जो अलग कर देते हैं, सही है। यहाँ पर ये क्लिनिकल केस है, ये सब क्लिनिकल केस है। सब क्लिनिकल केस का मतलब डिजीज है, लेकिन मेरे पास साइंस सिम्टम नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि मेरे कमरे में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर मैं स्क्रीनिंग करता हूँ, स्क्रीनिंग से मुझे पता चलता है कि जब मैं स्क्रीनिंग करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मेरे कम्युनिटी में बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल केस में मेरे पास आबादी जो है 100 लोग हैं, इस 100 लोगों में मेरे पास 30 लोग जो हैं वो क्या हैं, बीमारी के साथ हैं, आइदर डायबिटीज़ के साथ है, एचटीएन के साथ है, हेपेटाइटिस बी सी ये है मेरे पास है। लेकिन जब मैं स्क्रीनिंग करता हूँ 30 के अलावा मेरे पास 40 और आ जाते हैं, तो दीज वर व्हाट सब क्लिनिकल केस। तो मैं स्क्रीनिंग का फ़ायदा ये है, अगर मैं स्क्रीनिंग करूंगा तो क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ होगी। जब अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज़ होगी तो आई विल टेक द प्रिवेंटिव केयर, सही है। मैं इसका इलाज करूंगा तो फिर क्या होगा, कम्युनिटी लेवल क्या होगा, आपकी कम्युनिटी सेव रहेगी, सही है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ेगी। तो इसलिए मैं इसको इसलिए करता हूँ, फॉर फाइंडिंग आउट द सच टाइप ऑफ डिजीज़ प्रोसेस के लिए मैं इसलिए स्क्रीनिंग करता हूँ। और ये क्या आपके आइसबर्ग फिनोमिना भी आपको यही बता देता है, सही है। डिमार्केशन, सही है। अभी हमारे पास एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिजीज प्रॉब्लम। मैं एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच जो है, अप्रोच का मतलब तरीक़ाकार, ये बोल रहे कि डिजीज प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, मालूम करने के लिए वो कौन सा तरीक़ाकार है, एपिडेमियोलॉजी कौन सा तरीक़ाकार करता है। आप तो लेबॉर्ट्री तो जाते हो, एक डिजीज़ को फाइंड आउट करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़े करते हो, लेकिन आपको एपिडेमियोलॉजी क्या कहता है,
हम एपिडेमियोलॉजी हमें नज़र नहीं आता है, अभी आप लोग एज अ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेकिन हम इसको फॉलो कर रहे हैं, सही है। आइदर एट द हॉस्पिटल से, हर हॉस्पिटल में ये एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच यूज़ होता रहता है। उन लोगों को रिसर्च बेस से पता चलता है कि ये चीज़ सही है, तो हम इसको पे अमल पेरा हैं। The epidemiological investigation usually have the basic objectives of describing, ये डिस्क्राइब भी करता है, क्वान्टिफाई भी करता है डिजीज़ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है, टू व्हाट, टू एग्जामिन द एसोसिएशन बिटवीन डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिजीज़। क्या कर ले, क्या एसोसिएशन है डिजीज़ के कॉज के साथ। डिटर्मिनेंट्स मीन कॉजेज़, सही है। डिजीज़ कॉजेज़ का इसके साथ आपस में क्या एसोसिएशन है। फॉर एग्जांपल लंग कैंसर का सिगरेट के साथ क्या एसोसिएशन है भी या नहीं है, डायरेक्ट एसोसिएशन है या इनडायरेक्ट एसोसिएशन। ने पढ़े थे ना टाइप ऑफ एसोसिएशन, फिर डायरेक्ट के अलग दो टाइप्स एसोसिएशन थे, वन वे एसोसिएशन एंड द मल्टीपल टाइप ऑफ एसोसिएशन। वन वे एसोसिएशन का मतलब टाइप एक जिसके लिए नेसेसरी कॉज होता है, एक डायरेक्ट कॉज में, जैसे मलेरिया के लिए प्लाज्मोडियम होना चाहिए, टाइफाइड के लिए सल्मोनेला टाइफाइड होना चाहिए, वन वे एसोसिएशन, ये कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें एपिडेमियोलॉजी यहाँ पर किस चीज़ ने परेशान किया है, ड्यू टू द मल्टीपल कॉज, मल्टीपल एसोसिएशन जब होती है हमें फाइंडिंग नहीं होती। इसलिए हेल्थ, फिर इसमें एक साइंटिस्ट ने काम किया था हेल्थ क्राइटेरिया, इसने एक गाइडलाइन बताई थी कि कम से कम गलती हो ताकि आपको एसोसिएशन में कोई मसला ना हो। तो इसलिए कुछ स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, टेम्पोरलिटी, बायोलॉजिकल फ्लोजिबिलिटी, वो आप लोगों ने पढ़ लिए थे इन द प्रीवियस, हम उस पर नहीं चलते हैं। लेकिन हम पढ़ते कि इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है उसको करते हैं। आगे जाओ प्लीज़। इसके मुख्तलिफ स्टेजेस हैं। फिर डायग्नोस्टिक फेज, जब भी कोई डिजीज़ को आप डायग्नोस करते हो, फाइंड आउट करते हो, इसके लिए क्या करते हो, प्लीज़ लाइट लगा दो वाला। इसके लिए क्या करते हो, सबसे पहले डायग्नोस्टिक फेज होता है। कौन सा फेज होता है, डायग्नोस्टिक फेज। व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक फेज, डायग्नोस्टिक फेज आप क्यों करते हो, सही है। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच हम किस लिए वो करते हैं, अ डायग्नोस्टिक फेज। डायग्नोस्टिक फेज क्या है, इन विच द प्रेजेंस ऑफ डिजीज इज कंफर्म। हम बताते ना डायग्नोस्टिक फेज में कि डिजीज़ कंफर्म है, सही है। फिर इसके बाद क्या हमारे पास डिस्क्रिप्टिव फेज आ जाते हैं। जब मैं डायग्नोस्टिक फेज के लिए किसी डिजीज़ को मैं कंफर्म कर लेता हूँ, इस पर फिर मैं डिस्क्राइब कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। वे डिस्क्राइब द पॉपुलेशन एट रिस्क एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़। मैं ये बता सकता हूँ डायग्नोस्टिक फेज के बाद कि कौन सी पॉपुलेशन जो है एट रिस्क है। एट रिस्क का मतलब पॉपुलेशन हो सकता है इस डिजीज़ से, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज़ भी बता सकता। यानी क्या मतलब, हमने जो एक्सपेक्टेंसी बताई थी ना, मैंने क्या बताया था, एक्सपेक्टेंसी क्या अल्फाज, एंडेमिक पेंडेमिक, मैंने कौन सा यूज़ किया था, हाँ, एक्सपेक्टेंसी ऑफ पैथोजेनिसिटी हम बता सकते हैं। बोथ इन टाइम इन स्पेस विद इन द पॉपुलेशन, दिस में व्हेन अलाउ अ सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस। इस डायग्नोस्टिक फेज के बाद मैं हाइपोथेसिस जनरेट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ, मैं प्रेडिक्शन दे सकता हूँ। कब, आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ डिजीज़। तो ये पहले मेरे पास एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच में क्या था, डायग्नोस्टिक फेज था। मैंने बीमारी मालूम कर दी, इसके डिस्ट्रीब्यूशन में फिर बता सकता हूँ कि कैसे फैलेगा और कौन से कम्युनिटी में ये बीमारी फैल सकती है, सही है। जैसे यहाँ होता है कि इस इलाके में डेंगू फैल सकता है, ये कौन बताता है, ड्यू टू द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच की वजह से पता चलता है। कोई अपनी तरफ से हवा में नहीं उड़ाता है, सही है। जैसे सैलाब आए तो सैलाब के बाद लोगों ने बताया ना कि इस इलाके में डेंगू हो सकता है, डेंगू फैल सकता है, तो ड्यू टू दिस एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच की वजह से इसने बताया, ये अपनी तरफ से उड़ाया। हाँ, कोई मिस्त्री या किसने बताया था, कोई गाड़ी वाले मिस्त्री ने बताया था, पंक्चर वाले ने तो नहीं बताया था ना, वो एपिडेमियोलॉजिस्ट ही बता सकता है, उसको इल्म था तभी इसने बताया ना, ड्यू टू दिस एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच, सही है। दूसरा है इन्वेस्टिगेशन फेज। हम इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन नहीं होती है, हम नर्स भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वी आर वर्क लाइक अ पुलिस, सही है। तो विच नॉर्मली इन्वॉल्व्स द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सीरीज ऑफ फील्ड ऑफ स्टडी डिजाइन टू टेस्ट दीज हाइपोथेसिस। जो हमने प्रेडिक्शन दी है हम इसको टेस्ट करते हैं ऑन द बेस ऑफ, हम इसमें लेबॉरेटरी टेस्ट भी कर सकते हैं, सही है। लेबॉरेटरी टेस्ट इज द टेस्ट हाइपोथेसिस। आइदर इन्वेस्टिगेशन फेज में है कि मैं ये बता रहा हूँ कि डेंगू फीवर फैल सकता है इस कंटामिनेशन की वजह से, ड्यू टू सैलाब की वजह से, तो क्या ये मैंने प्रेडिक्शन दी, फिर मैं एक पॉपुलेशन को टेस्ट कर लेता हूँ, डेंगू NS1 लिखता हूँ, सही है। ये NS1 किस लिए करते हैं, डेंगू फीवर के लिए करते हैं, एंटीजन टाइप होता है, इन द फर्स्ट 2 to 3 डेज मैंने करते हैं। अगर इसके बाद अगर लेट हो जाए फिर हम इसके लिए एंटीबॉडीज़ का करते हैं। तो डेंगू NS1 में इसलिए करता हूँ ताकि व्हाट कि मेरे प्रेडिक्शन जो है सही है या नहीं है, तो व्हाट दिस इज़ द इन्वेस्टिगेशन फेज में हम इस तरह करते हैं, सही है।
तीसरा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल पेस। एक्सपेरिमेंटल पेस में क्या है, मैं कैसे एक्सपेरिमेंट करूंगा, हाउ, क्या है, इन विच एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म अंडर कंट्रोल कंडीशन टू टेस्ट दीज हाइपोथेसिस इन मोर डिटेल। ये दोनों तकरीबन इन्वेस्टिगेशन एक्सपेरिमेंटल फेज सेम है, सही है। मैं एक्सपेरिमेंट करता हूँ इसको मोर डिटेल। फॉर एग्जांपल मेरे पास 10 लोग हैं, 10 लोग पे मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, डेंगू NS1 किया और डेंगू NS1 से कुछ फाइंडिंग नहीं हुई, तो मैं दोबारा मज़ीद एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं, मज़ीद टेस्ट वगैरह करूँगा। डेंगू NS1 के अलावा CBC कर सकता हूँ, इसके प्लेटलेट्स काउंट देख सकता हूँ, इसके अलावा डेंगू फॉर एंटीबॉडीज़ भी देख सकता हूँ। तो मज़ीद डिटेल से अगर मैं करता हूँ, दीज आर द एक्सपेरिमेंटल फेज। तो व्हाट इज़ दिस, व्हाट आर दीज टाइप ऑफ अप्रोच, एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। ये किसी भी डिजीज़ को मालूम करने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मेरे पास ये स्टेप्स है, और भी स्टेप्स है, यहाँ पर ख़त्म नहीं होता हमारे पास। देखो सिचुएशनल बेस हम कुछ स्टेप्स को यूज़ कर सकते हैं। एनालिटिकल फेज क्या है, मैंने एक्सपेरिमेंटल भी किया, मैंने इन्वेस्टिगेशन पे मैं तज्जिया बता देता हूँ कि इन लोगों में, फॉर एग्जांपल मैंने 10 लोगों पे वही डेंगू NS1 वगैरह एक्सपेरिमेंट कर लिया, फिर मैं ही नतीजा बता सकता हूँ, नतीजा अखज़ करता हूँ। अगर पानी वगैरह अगर साफ कंटामिनेटेड या स्टेगनेंट वाटर अगर ख़त्म आए, सही है, तो फिर क्या होगा, मेरा ये तज्जिया होगा। तो फिर अगर मैं स्प्रे वगैरह करूँगा, कौन सा वाला स्प्रे, हाँ, मॉस्किटो के लिए जो स्प्रे होते हैं गवर्नमेंट साइड से, अगर ये करेंगे और इसके अलावा कुछ, हाँ, और इसके अलावा कुछ और, यानी क्या बोलते हैं, खिड़की वगैरह ये को करेंगे और अपने आप को कवर करेंगे, तो ये क्या, ये तज्जिया मैं कब बता सकता हूँ, आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन फेज। इसलिए फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी में डायरिया है, डायरियल टाइप या क्लोरा डायरिया आ गया, सही है, या हैजा फैल गया, तो मैं कब कर सकता हूँ, आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन और एक्सपेरिमेंटल फेज के बाद मैं एनालिटिकल फेज पे जा सकता हूँ ना, तभी मैं काउंसलिंग करा सकता हूँ, तभी मैं सजेशन दे सकता हूँ। अगर इस तरह पानी यूज़ कर, फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरा जो पता था वो कैसे हुआ था, आपके लंदन में ये वो पंप पे हुआ था, सही है, वहाँ पता चला कि आपके जो पंप वाले पानी के साथ जो गटर का पानी मिल रहा था, इसके वजह से जो हैजा रहा था, वो भी किसने मालूम किया, एपिडेमियोलॉजी। लेकिन ये स्टडी पहले नाकाम हुई थी, उसने छोड़ दिया। फिर कुछ वक्त के बाद ज़ानत यूज़ की, तो इसको फाइंडिंग हुई कि इसने एक नक्शा बनाया था हर स्ट्रीट में कि ये पानी यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, तो इसको ये पंप है अभी लंदन में अभी बना हुआ एज इसको क्या कहते हैं, हाँ, यानी आसार कदमा, और फिर इसको रखा गया वो पंप, क्योंकि इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया, फाइंड कर दी कि गटर के पानी की वजह से वो क्लोरा फैल गया था हैजा पूरे मुल्क में। एक पहले क्या था, एपिडेमिक था या एंडेमिक था, पहले एपिडेमिक था, फिर वो पेंडेमिक हुआ था, फिर इसके लिए वैक्सीनेशन बन गई, लेकिन इसके लिए कॉजेटिव फैक्टर यानी कॉज एसोसिएशन का पता नहीं था। लेकिन इतना इसने काम कर दिया, इसका क्या नाम था, मेरे ख्याल से जॉन स्नो था, मेरे ख्याल से, पता नहीं कौन था, मैं भूल गया हूँ। इसने ये काम किया था, इसको फाइंडिंग हुई कि गटर का पानी जो है आपके पंप के पानी के साथ मिल रहा था, जिसकी वजह से हैजा हो रहा था। तो ये प्रैक्टिकल फेज तभी बताया, एक्सपेरिमेंटल बता दिया था ना, जो इसने जॉन स्नो था, इसने इसके बाद ही पता चला, इसने बताया कि गटर के पानी के मिक्स की वजह से हो रहा है, इसलिए बी केयरफुल, ये गटर का पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुथरा आपको पीना चाहिए, ताकि फॉर द नेक्स्ट टाइम या आने वाली कम्युनिटी में ये बीमारी क्या हो सकती है, नहीं होगी फिर। तो प्रिवेंटिव एनालिटिकल में ये होता है, व्हाट आर दीज आर द एनालिटिकल फेज एंड व्हाट आर दीज आर द एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। समझ आया, या और भी कुछ मिसालें दूं? एक है इंटरवेंशन फेज। इंटरवेंशन फेज का मतलब, इसको पता चला, जो लंदन का जो साइंटिस्ट को पता चला कि इसकी वजह से फैल गया है। इंटरवेंशन का मतलब सिर्फ इलाज नहीं होता है भाई, सही है, हाँ। उस दिन एक लड़का था, उसको मैंने कहा कहाँ पर हो, बोले इंटरनेशनल, वहाँ पर इंटरवेंशन वार्ड भी है NICUD में, उसने बोला इंटरनेशनल वार्ड में हूँ। मैंने स्टूडेंट को बताया कि इंटरनेशनल वार्ड में, वो हंस रहा था मुझ पर। तो दूसरा कौन सा, इंटरवेंशन फेज, उसने इंटरवेंशन की जगह इंटरनेशनल बता। मैंने उसको कहा इंटरनेशनल, बोले ये कौन सा वार्ड है भाई, इस क्लास में वो लड़का। इंटरवेंशन फेज में क्या होता है, आप इसको क्या करते हैं, वो गटर के पानी को हटा के सेपरेट कर दिया साफ पानी को, दिस इज द इंटरवेंशन फेज। पता चला एक्सपेरिमेंटल और या इन्वेस्टिगेशन फेज में आपको पता चला इसके वजह से हुआ। फिर आपने क्या किया, एनालिटिकल फेज कर दिया,
आपने तज्जिया करा दिया, इस तज्जिए के बाद आपने क्या किया, इस पर इंटरविन किया, इम्प्लीमेंटेशन की। सही है, समझ आए या कुछ और भी बताऊं? मेथड फॉर द कंट्रोल ऑफ डिजीज आर एग्जामिन। तो क्या मतलब मेथड हमने यूज किया, आर एग्जामिन। एग्जामिन क्या कि मैं कंट्रोल ऑफ डिजीज को कैसे करूंगा, बाय व्हाट, प्यूरिफाई वाटर पे ना, यानी गटर के पानी को मैं हटा दूंगा, साफ पानी पीऊंगा। तो दिस इज व्हाट मेथड्स फॉर कंट्रोल ऑफ डिजीज आर एग्जामिन। एग्जामिन किया गया, कैसे एग्जामिन किया गया, इसने देख लिया कि इसकी वजह से हो रहे हैं तो इसलिए इसको कंट्रोल किया जाए। अगला है डिसीजन मेकिंग पेस। डिसीजन मेकिंग पेस के लिए लास्ट वाली लाइन देख लो, द ऑप्टिमम कंट्रोल स्ट्रेटजीज कैन बी सेलेक्टेड। सही है, सही है, द ऑप्टिमल कंट्रोल स्ट्रेटजी कैन देन बी सेलेक्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन डिजीज इंसिडेंस इन द पॉपुलेशन ऑफ लाइव स्टॉक एट रिस्क। क्या मतलब है? हाँ, जो डिसीजन मेकिंग के लिए जो आप प्रोलॉन्ग प्लानिंग करते हो कि पॉपुलेशन या कम्युनिटी से मैं पोलियो को कैसे ख़त्म करूँ। आपके पाकिस्तान में, आपकी जो डेवलपिंग कंट्रीज में पोलियो नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है, तो इसके लिए मैं डिसीजन करता हूँ हाउ टू कंट्रोल द पोलियो, जिसका जो क्या है, जो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ है कम्युनिटी में अब है। तो इसके लिए जो प्लानिंग है, इसके लिए जो डिसीजन मेकिंग है, वो पर हम करते हैं ताकि कम से कम क्या हो, मेरा मकसद क्या होता है, डिक्रीज एंड डिजीज इंसिडेंस। डिक्रीज एंड डिजीज इंसिडेंस का मतलब क्या है, ताकि मैं न्यू केसेस को मैं डिक्रीज करूं और क्या करें, इन द पॉपुलेशन ऑफ लिव स्टॉक है। और दूसरा जो रेस्ट पे है उसको भी मैं क्या करूं, इसको भी खतरे को मैं कम कर सकूं। सही है, इसमें ये वाली अल्फाज बस वो है। आगे जाओ प्लीज़। मॉनिटरिंग फेज में क्या करते हो, हम मॉनिटरिंग करते रहते हैं। सही है, मॉनिटरिंग फेज में हम ये भी कह सकते हैं जैसे स्क्रीनिंग इज अ टाइप ऑफ मॉनिटरिंग फेज, स्क्रीनिंग भी इसमें मॉनिटरिंग फेज में आ जाते हैं। विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल मेजर। सही है, यानी कंट्रोल मेजर में ये भी एक पार्ट आ जाता है, टू इंश्योर डेट दीज मेजर आर बीइंग प्रॉपर्ली अप्लाइड। ये भी देखते हैं कि वो प्रॉपर्ली अप्लाइड भी है या नहीं। मॉनिटरिंग फेज जो है, मॉनिटरिंग फेज के लिए अगर स्क्रीनिंग आप कर रहे हो वो प्रॉपर्ली एप्लीकेशन भी है या नहीं। ऐसे नहीं अपने पैसे दे के वो बस बोल दे आप नॉर्मल हो। मेडिकल में आजकल यही हो रहा है ना और आर हैविंग टू जो द डिज़ायर इफेक्ट ऑन रिड्यूसिंग डिजीज। आपका जो डिज़ायर इफेक्ट है ऑन, डिज़ायर इफेक्ट आपका क्या हो सकता है, डिज़ायर का मतलब आपकी चाहत क्या होता है, टू व्हाट, रिड्यूसिंग डिजीज इंसिडेंस, यानी जो इंसिडेंस का मतलब क्या, न्यू डिजीज जो आ रहे हैं इसको रिड्यूस करना, कम करना। एंड डेट डेवलपमेंट्स आर लाइकली टू व्हाट, जो प्रोडक्ट टू सक्सेस एंड कंट्रोल प्रोग्राम्स आर क्विकली डिटेक्ट। इसके लिए मैं कंट्रोल प्रोग्राम कर सकता हूँ, वो सिर्फ एक डिजीज़ के लिए नहीं हो सकता। तो एपिडेमियोलॉजिस्ट जो हैं वो गवर्नमेंट लेवल पे ये काम करते रहते हैं, प्लानिंग बनाते रहते हैं कि मेरे पॉपुलेशन में ये बीमारी है, इसको मैं कैसे इरेडिकेट करूँ। फॉर एग्जांपल आपके हर हॉस्पिटल में गवर्नमेंट सतह पे आपके टीबी की जो मेडिकेशन है ये सब कुछ है, ये कौन करते हैं, ये एपिडेमियोलॉजिस्ट वो मॉनिटरिंग पेज पे करते हैं कि मेरे पास टीबी के केसेस कितना, नंबर ऑफ न्यू केसेस पर ईयर कितने आ रहे हैं, पर मंथ कितने आ रहे हैं, और इसको मेरा टारगेट क्या होता है, इंसिडेंट्स टू व्हाट, टू रिड्यूस द सच टाइप ऑफ व्हाट डिजीज़ को मैं क्या कर सकता हूँ, कंट्रोल कर सकता हूँ। तो ये सब पेसेस क्या हैं, दीज आर ऑल व्हाट एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। याद रखो, अभी याद रखो कि ये जो सारे स्टेजेस हैं ये लाजमी नहीं कि हर स्टेज को मैं लाजमी तौर पे करूँ, कंडीशनल होते हैं। बाज़ औक़ात जो है इंसिडेंस पेस हुआ होता है, बाज़ औक़ात जो है इंसिडेंस पेस हुआ होता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात मेरे पास डिस्क्रिप्टिव फेस भी हुआ होता है, इन्वेस्टिगेटिव फेस भी हुआ होता है। मेरे पास सिर्फ कौन सा फेस रहता है कौन सा फेस, एनालिटिकल फेस, और दूसरा कौन सा एनालिटिकल, इंटरवेंशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनालिटिकल और इंटरवेंशन फेस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके जो डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एनालिटिकल फेस का होना लाजिम है, और दूसरा कौन सा है, इंटरवेंशन फेस और मॉनिटरिंग फेस। अगर ये काम होते रहेंगे तो कम्युनिटी लेवल पे आपके डिजीज़ प्रोसेस क्या होंगे, कंट्रोल होंगे। सही है, फिर मेरे पास लास्ट जो है ये दीज वर द व्हाट एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच। आगे जाओ प्लीज़। द थ्री मेन टाइप्स ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी। एपिडेमियोलॉजिकल अप्रोच इन कॉमन सेटिंग में हमारे पास कौन कौन सी स्टडी आते हैं, प्रोस्पेक्टिव स्टडी। प्रोस्पेक्टिव स्टडीज़ का मतलब ये है आगे जाना, फ्यूचर की तरफ आप स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कम्युनिटी में स्मोकिंग का नॉन स्मोकिंग के साथ मैं एक स्टडी करता हूँ। ये आबादी जो है ये स्मोकिंग कर रहे हैं, ये आबादी स्मोकिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों सेम है, नंबर है।
ये भी 25 लोग हैं, ये भी 25 लोग हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, स्टडी करता हूँ कि इन लोगों का लिपिड प्रोफाइल करता हूँ आफ्टर 1 मंथ या आफ्टर 1 साल के बाद मैं क्या वगैरह लिपिड प्रोफाइल करता हूँ। लिपिड प्रोफाइल में देखता हूँ स्मोकिंग एसोसिएशन है विद व्हाट, विद द हाइपर कोलेस्ट्रोलिन, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल के बढ़ने के साथ कोई एसोसिएशन है या नहीं, ये मैं मालूम करता हूँ। ये समझ आया? दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोस्पेक्टिव स्टडी, लेकिन ये लेंदी होता है, सही है। हमारे पास दूसरा अप्रोच जो है रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी जो है पीछे की तरफ, पास की तरफ हम चलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे साथ एक लंग कैंसर के साथ है, दूसरा मेरे पास कौन सा है, दूसरा मेरे पास नॉन लंग कैंसर के साथ है। फिर मैं इसकी स्टडी करता हूँ, प्रीवियस वाली स्टडी की तरफ चलता हूँ, फिर देखता हूँ कि आइदर इस आबादी में मैं फिर प्रीवियस की तरफ, पीछे की तरफ चलता हूँ कि क्या इसकी जो है दोनों, जो लंग कैंसर के साथ नहीं है, दूसरा जो लंग कैंसर के साथ, वो स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ये मेरे पास रेट्रोस्पेक्टिव पास की तरफ चलता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आबादी है या 10 लोग हैं, इसमें से 5 लोगों को मलेरिया, 5 लोगों को मलेरिया है, 5 लोगों को मलेरिया नहीं है। मैं देखता हूँ जिस कम्युनिटी में रहते हैं वो 5 लोग जो है वहाँ पर मच्छर हैं, एक्सपोजर टू मॉस्किटो है, या दूसरे जो 5 लोग उन लोगों का एक्सपोजर टू मॉस्किटो है या नहीं है। पास की तरफ हम चलते हैं, प्रीवियस। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेट्रोस्पेक्टिव टाइप ऑफ स्टडी में हम करते हैं, पीछे की तरफ इसके वो जो कॉजेज है वो करते हैं। दूसरा कौन सा होता है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, इसको हम स्नैपशॉट स्टडी भी कहते हैं। मीन ये कि दोनों में एक्सपोजर और आउटकम दोनों साथ होते हैं, एक्सपोजर और आउटकम दोनों साथ होते हैं। इसको कंपेयर एस्टिमेट ऑफ डिजीज प्रेवलेंस बिटवीन वेरियस पॉपुलेशन इन सबसेट ऑफ, यानी क्या होते हैं एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम, यानी एक ही साथ दोनों एक साथ होते हैं, इसको हम क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ स्टडी कहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी में ये है कि स्मोकिंग का, एक स्मोकिंग कर रहे हैं दूसरा नहीं कर रहे हैं, तो डायरेक्टली मैं देखता हूँ कि स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है इन दोनों में। ये स्मोकिंग जो कर रहे हैं विद नॉन स्मोकर के साथ, ये क्रॉस सेक्शनल टाइप ऑफ स्टडी है, सही है। इसके साथ ही क्लास डिसमिस, सही है।